हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी। इंटरनेशनल मार्केट में हम कैसे एंटर कर सकते हैं, कैसे अपनी जगह बना सकते हैं और कैसे वहां पर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो उसमें हमने 2 पॉइंट्स देख लिए थे, लाइसेंसिंग देख लिया था और एक्सपोर्टिंग देख लिया था। अब बारी आती है, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आज का पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि बाजार प्रवेश की इस व्यूह रचना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विपणन के कार्य में अटैच कंपनी उत्पाद के विपणन के उत्तरदायित्व को बनाए रखते हुए विदेशी फर्म के साथ उत्पाद बनाने या असेंबल करने का अनुबंध करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में यह लोकप्रिय पद्धति है। ऐसी अनेक विदेशी कंपनियां तथा बहुराष्ट्रीय निगम है जो भारतीय बाजार में अपने उत्पाद को बेचने हेतु इस व्यूह रचना का अनुसरण करते हैं। कॉटलर का मत है, अनुबंधित निर्माण के अंतर्गत एक फर्म स्थानीय विदेशी फर्म के साथ उत्पाद के निर्माण का अनुबंध करती है। इसके अंतर्गत फर्म का निर्माण प्रक्रिया तथा निर्माण पर संभावित लाभ की हानि पर कम नियंत्रण रहता है। चलिए इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से। ये है इंडिया, एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम। ये है जापान और ये है ए, ये है बी। ये 2 देश है, ये 2 कंपनियां हैं, ठीक है। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने प्रोडक्ट को जापान में बेचूं, पर बेचेगा कैसे, सेल कैसे करना है वहां पर, क्योंकि वहां पर तो हमको या तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, हम वहां पर प्रोडक्ट बना नहीं सकते। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की सहायता ली, यानी कि उसने इस बी से बात की, ठीक है। बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बी कौन है? जापान की एक कंपनी है। यानी ए को जहां पर सामान बनाना है, सामान बेचना है अपना गुड्स, उसके लिए वो डोमेस्टिक कंपनी हुई डोमेस्टिक कंपनी। किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ मिलकर अगर फॉरेन कंपनी, किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ मिलकर कोई फॉरेन कंपनी, अगर दोनों ने एक साथ मिलकर किसी प्रोडक्ट को असेंबल किया है और उसके लिए इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो हमारी होगी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है यहां तक? एक बार वापस समझाती हूं, देखना। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि ए, जो यहां पर कौन है, इंडिया से एक कंपनी है। बी यानी यहां पर है एक जापान से कंपनी। क्लियर है? यानी इंडिया को अगर जापान में सामान बेचना है, जापान में अपना प्रोडक्ट बनाना है, तो वहां पर उसकी डोमेस्टिक जो कंपनी होगी, यहां पर डोमेस्टिक कंपनी कौन है जापान की? बी। तो बी के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा कि वो दोनों ए और बी दोनों मिलकर किसी प्रोडक्ट को असेंबल करेंगे और उन असेंबलिंग के लिए उन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो हमारी ये जो मैन्युफैक्चरिंग मानी जाती है, वो हमारी होती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या इस मेथड से इंडिया की कंपनी यानी ए लिमिटेड जापान में जाकर अपना सामान नहीं बेच पा रही है? यहां पर हमको वही दिख रहा है कि ए ने बिना एक्सपोर्टिंग के, बिना लाइसेंस दिए अपने प्रोडक्ट को जापान में सेल कर रही है, वो मार्केटिंग कर रही है वहां पर, यानी वो फॉरेन मार्केट में एंटर कर लिया है उसने। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंतर्गत फर्म का निर्माण प्रक्रिया तथा निर्माण पर संभावित लाभ की हानि पर कम नियंत्रण रहता है।
फिर भी यह विदेशी बाजार में कम जोखिम के साथ शीघ्र प्रवेश करने और साझेदारी का और बाद में स्थानीय फर्म को खरीदने का अवसर प्रदान करता है। इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं देखना। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें रिस्क कम होती है, लो रिस्क होती है, ठीक है। सेकेंड जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जाते ही ए लिमिटेड को पार्टनरशिप मिल जाती है, क्लियर है। फिर इसमें ये है कि इसमें उसको अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि वो वहां पर कुछ टाइम तक रहकर किसी बी के साथ, डोमेस्टिक कंपनी के साथ अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो लोकल फर्म वहां पर स्टैब्लिश कर सकता है। क्लियर है यहां तक? चले आगे। अब इसके इन्हीं के आगे कुछ एडवांटेज और देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें देख लेते हैं, लो रिस्क देख लिया हमने, पार्टनरशिप देख लिया, अपॉर्चुनिटी देख लिया। उसके बाद इसमें इजीली एंट्री मिल जाती है, इजी एंट्री मिल जाती है फॉरेन मार्केट में। फिर है इसमें कि इसमें अगर यदि विदेश में बेकार उत्पादन क्षमता तुरंत उपलब्ध है तो विपणनकर्ता को तुरंत कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दे सकता है, यानी कि परमिशन भी जल्दी मिलती है यहां पर। क्लियर है? ये थे हमारे एडवांटेजेस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के। अब हम इसके डिफेक्ट्स देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के। डिसएडवांटेज, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में बोलते हैं अनुबंधित निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है? एक सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटीज लाभ की हानि को हो सकती है, यानी कि कुछ दशाओं में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से संभावित लाभ की हानि हो सकती है, ठीक है। सेकेंड है इसमें कि जो फर्म होती है, यानी निर्माण प्रक्रिया में फर्म का बहुत कम कंट्रोल रहता है। जो हमने अभी एग्जाम्पल क्रिएट किया था उसमें जो ए था ये कहता है कि ए का इसमें बहुत कम सहयोग रहेगा, यानी बहुत कम कंट्रोल रहेगा, लो कंट्रोल ऑफ फॉरेन कंपनी। फिर है नेक्स्ट कि जो उच्च तकनीकी उत्पादों की दशा में ये व्यू रचना सूटेबल नहीं है या जहां तक तकनीकी गोपनीयता की आवश्यकता है वहां पर ये ठीक नहीं है, यानी कि किसी एक कंट्री या किसी एक कंपनी की स्पेसिफिक कोई भी टेक्नोलॉजिकल अगर स्किल्स है या क्वालिटी है तो उसके लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर, not suitable for those companies who have special या specific technology। क्लियर है? फिर है हमारा नेक्स्ट है हमारा कि अगर इसमें कॉम्पिटिटर जो है उनको क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि बी हेल्प कर रहा है किसकी असेंबल करने में, किस प्रोडक्ट की हेल्प कर रहा है, किस कंपनी की, ए की, यानी फ्यूचर के लिए वो अपना कॉम्पिटिटर बना रहा है, कॉम्पिटिटर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं। अब हम आगे फोर्थ देख लेते हैं। अभी हमने ये हमारा था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अब हम आगे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी प्रबंध मैनेजमेंट
कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग। आइए इसको देख लेते हैं, ये क्या कहता है। यानी प्रबंध अनुबंध, प्रबंध अनुबंध। क्लियर है? चलिए, बाजार प्रवेश की इस व्यूह रचना में फर्म बिना किसी इक्विटी भागीदारी के प्रबंधन की जाने वाली फर्म को प्रबंधकीय ज्ञान प्रदान करती है। यानी कि प्रबंध अनुबंध के अंतर्गत पूर्तिकर्ता चातुर्य या ज्ञान का पैकेज स्वामित्व लाभ या जोखिम को उठाए बिना ग्राहक यानी दूसरी फर्म को प्रदान कर लेता है। जैसे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब यह होता है कि किसी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो सप्लायर है, वो अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज का एक पैकेज लाभ और रिस्क को देखे, प्रॉफिट और रिस्क को काउंट किए बिना ही किसी दूसरी फर्म को दे देता है। वो भी किस बेस पर? मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, उस बेस पर अगर वो किसी फर्म को या फिर किसी अदर फर्म, तो वो हमारा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग माना जाता है। प्रबंध अनुबंध विदेशी बाजार में प्रवेश करने का एक कम जोखिम युक्त तरीका है। लो रिस्क मेथड है ये, लो रिस्क मेथड है ये। इसमें विदेशी बाजार में प्रवेश करने का एक लो रिस्क मेथड है। ये प्रारंभ से ही आय प्रदान करने वाला है। यह व्यवस्था उस दशा में विशेष रूप से आकर्षक है जबकि प्रबंधन की जाने वाली फर्म को मूल फर्म यानी विदेशी के शेयर एक निश्चित अवधि में खरीदने का विकल्प दिया जाता है। सप्लायर ने स्किल्स और नॉलेज दे दी किसी अदर फर्म को, अदर फर्म ने उसको ऑफर क्या किया होगा? शेयर्स। अगर शेयर ऑफर किए गए हैं तो वो बिना किसी झिझक के वो अपनी स्किल्स और नॉलेज को किसी अदर फर्म को देने के लिए तैयार है। और इन दोनों के बीच में यानी सप्लायर्स और जो अदर फर्म है, इनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो हमारा होता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। क्लियर है? मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग समझ आया? अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला, चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। सबसे पहला यानी कि प्रबंध अनुबंध फर्म के लिए अनेक प्रकार के लाभ लाता है। यह प्रबंधित फर्म से निर्यात का कार्य प्राप्त कर सकता है या उसके उत्पादों को बेचने का कार्य कर सकता है, इनपुट्स की सप्लाई कर सकता है। यानी कि ये इसके उत्पादों को बेचने का काम करता है, एक्सपोर्टिंग करने का काम कर सकता है। ये मतलब एक्सपोर्टिंग में जो काम होता है वो इससे हो सकता है, पॉसिबल है। फिर है कि प्रबंध अनुबंध के एक फर्म को विकसित किए गए ज्ञान के वाणिज्यकरण यानी कमर्शियलाइजेशन का अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे उन्हें काफी विनियोग द्वारा विकसित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुभवी सेवी वर्ग भेजकर व्यावसायिक उच्चावचनों को प्रभावों को कम किया जा सकता है। यानी जो भी अप्स एंड डाउन होते हैं उनको कम कर सकते हैं अगर हमारे पास स्किल्स और नॉलेज है तो कम कर सकते हैं हम उनको। ठीक है, एक सेकेंड, कर सकते हैं। क्लियर है? फिर है कि क्लाइंट के नजरिए से ये बहुत ही बेनिफिशियल है।
क्योंकि यह अनुबंध उसे सिर्फ मैनेजरियल नॉलेज ही नहीं, वो उसे अपनी स्किल्स और अपनी टेक्नोलॉजी से क्विकली डेवलप कर सकता है। स्किल्स एंड नॉलेज, क्लियर है? अब हम देखते हैं कि कुछ डिफेक्ट्स भी है इसके, वो देख लेते हैं क्या डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहला देखो, बहुत सारी कंडीशन में ये बेनिफिशियल हो सकता है, पर कुछ ऐसी कंडीशन भी होगी जहां पर ये बेनिफिशियल नहीं है। सबसे पहला, एक कंपनी अपने दुर्बल प्रबंध चातुर्य को अन्यत्र उपयोग हेतु सुरक्षित कर लेती है, यानी कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग वेस्ट हो जाती है, जिससे कि वो अपना जो भी चातुर्य है उसको या तो कॉपीराइट या पेटेंट करवा लेती है, कॉपीराइट या पेटेंट करवा लेती है, जिससे उनका टैलेंट सेफली रिजर्व रहता है। क्लियर? सेकेंड है हमारा कि होल वेंचर के द्वारा अधिक लाभ लिया जा सकता है, तो केवल प्रबंध अनुबंध सूटेबल नहीं है। अगर हम पूरा का पूरा ही उनके साथ ये वेंचर कर ले कि आप हमको आपका नॉलेज दो और हम उसके बदले में प्रोडक्ट बनाकर दोनों साथ में प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, तो तब तो ये सूटेबल ही नहीं रहता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉट सूटेबल फॉर होल वेंचर्स, यानी पूर्ण साहस के लिए ये उपयोगी नहीं है, वहां पर यूज नहीं आ सकता। फिर है, प्रबंध एक कंपनी को निश्चित अवधि के भीतर अपने स्वयं के परिचालनों की स्थापना से रोकता है। ग्राहक की दृष्टि से महत्वपूर्ण दोष अति निर्भरता और नियंत्रण की हानि है, यानी कंट्रोल, कस्टमर के हिसाब से कंट्रोल का यहाँ लॉस हो रहा है। ग्राहक धीरे धीरे अपनी स्वयं की क्षमताओं को विकसित कर लेता है और अपनी अपॉर्चुनिटीज को खुद ही पूरा कर लेता है और उनकी अवसरों पर खुद को एक खरा साबित कर सकता है। तो इस तरह से ये था हमारा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। अब हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट, टर्नकी अनुबंध। एंट्री स्ट्रेटेजी में इस विधि को सबसे सूटेबल माना जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में पूर्ति, निर्माण और संयंत्र निर्माण हेतु किया जाता है इसका उपयोग। विशेषतः तेल या फिर स्टील मिल्स और सीमेंट, कुछ ऐसा उर्वरक प्लांट, इस प्रकार का अनुबंध किया जाता है। टर्नकी परिचालन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विक्रेता क्रेता को पूर्ण सुविधाओं के साथ परियोजना की शुरुआत से परिपक्वता तक परियोजना सुपुर्द करता है, जो क्रेता के सेवी वर्ग द्वारा उपयोग हेतु तैयार होती है। टर्नकी परियोजना हेतु अनुबंध कार्य खुले टेंडर या लागत फीस शुल्क के आधार पर किया जा सकता है। कुछ दशाओं में लागत का प्रावधान भी किया जाता है। एक सीमा के बाद वास्तविक लागत बढ़ जाने की दशा में बहुराष्ट्रीय कंपनी उस लागत को वहन करती है। क्रेता कंपनी या देश द्वारा किए जाने वाले अधिकतम भुगतान के बारे में विश्वास देना होता है। चलिए इस टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट को हम एक एग्जाम्पल से बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम दो कंपनीज बना लेते हैं, ये है हमारी ए, ये है हमारी बी कंपनी। ए कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है, ए कंपनी को, ए है हमारी इंडिया की, ये है हमारी यूएस की, ठीक है, बी। तो ए कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट कैसे मिला है, टेंडर खुला है तब मिला है, टेंडर के हिसाब से उसने प्रोजेक्ट लिया है। अब ए चाहता है कि मैं उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करूं, मैं अपना प्रोजेक्ट किसी और के साथ मिलकर किसी और को दूं। ए ने सोचा कि मैं बी के पास जाता हूं, ठीक है, बी के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता हूं
जिससे बी मेरा पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड, यानी बी क्या करेगा, स्टार्ट टू एंड तक मुझे मेरा प्रोजेक्ट रेडी करके देगा। उसके बदले में बी को मैं कुछ चार्जेस, कुछ जो भी उसकी लागत आती है, कॉस्ट आती है, प्लस उसका प्रॉफिट, वो उसको दे दूंगी। क्लियर है? ऐसा सोचा, यानी बी को पैसा लेना है इससे, ए से, और बी को काम देना है ए को। बी ने एक प्रोजेक्ट ले लिया, पूरा काम स्टार्ट टू एंड फिनिश कर दिया उसने, पूरा प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट लंबे चलते हैं, 20 साल का प्रोजेक्ट था, 10 साल का था, या 5 साल का, जो भी, जितने भी, 1 साल का भी हो सकता है। ठीक है? प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड कंप्लीट करके उसने ए को सुपुर्द कर दिया, और ए ने उसको प्रोजेक्ट मिलने के बाद ए ने उसको कंप्लीट पूरा उसका जो शुल्क था, जो चार्ज था, वो पूरा उसको दे दिया। तो ए और बी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, देखना जरा, ए प्लस बी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको हम टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जाम्पल से इसलिए बता रही हूं क्योंकि एक बिना एग्जाम्पल के, एक प्रॉपर लैंग्वेज के साथ आपको समझना थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है समझने में। इसलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू आप अगर समझोगे तो आपको लिखने में और समझने में दोनों में इजी रहेगा। वापस से एक बार बता रही हूं कि ये टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ए नाम की एक कंपनी है जो इंडिया की है, बी नाम की एक कंपनी है जो यूएस की है। ए को एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट पर ए चाहता है कि मुझे फॉरेन में एक कंपनी मुझे इसको पूरा करने में मदद करे। ए ने उस पूरे प्रोजेक्ट को बी को दिया जो कहां पर रहता है, यूएस में। ठीक है? उसके बदले में ए ने ऑफर किया है कि बी, मैं तुमको कुछ कॉस्ट और उसके साथ कुछ प्रॉफिट भी तुमको दूंगा। क्लियर है? फिर बी ने वो प्रोजेक्ट, जो प्रपोजल था, उसको एक्सेप्ट कर लिया और स्टार्ट टू एंड तक पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद वो प्रोजेक्ट जो है वो ए को डिलीवर कर दिया और ए ने उसको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दे दिया। तो ये ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है परियोजना को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो हमारा होता है टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। यहां समझ आ रहा है टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट? इसको हम परियोजना अनुबंध भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ये था हमारा टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। आगे के जो भी हमारे एंट्री स्ट्रेटजी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन टॉपिक्स के रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से जो आपके एंट्री मार्केटिंग एंट्री स्ट्रेटजी से रिलेटेड या फिर प्रीवियस किसी क्लास से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका डाउट जरूर सॉल्व होगा। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी मार्केटिंग एंट्री स्ट्रेटजी को हम